अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अपोजिशन इत्तेहाद मुतहरिक है, अपनी एक अलायंस बनाकर कुछ न कुछ मुहिम में जान डालने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसने इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में पहले दिन मुख्तलिफ तकारीर की। जो रिवायती तौर पर होता है कि लीडरान आते हैं मुख्तलिफ जमातों के और सिस्टम को, हुकूमत को और जो उनके इक़दाम होते हैं उनके मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात सामने रखते हैं। सब कुछ एज़ पर नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इस दौरान दिलचस्प मामला तब होते हैं या टेंशन ज़्यादा तब ड्रॉ होती है जब ये सामने आती है बात कि होटल इंतज़ामिया ये कहती है कि दूसरे दिन का जो सेशन है वो अपोजिशन नहीं कर सकती इस हॉल में, क्योंकि उनको ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से ये दूसरे दिन का जो इजाज़तनामा है इसको मनसूख किया जाए और यहाँ पर सेशन ना होने दिया जाए। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली अपोजिशन ने बात भी की ऑन कैमरा आकर, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि ऐसा क्या मामला है कि सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस है, तकारीर हो रही हैं, डिलिब्रेशन हो रही है, इसके ऊपर भी पाबंदी है, इसको भी रोका जा रहा है। हमने अपने नुमाइंदे हैदर शिराजी से भी बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि ये सिर्फ दूसरे रोज़ की जो कॉन्फ्रेंस है इसी के ऊपर एतराज़ नहीं, बल्कि अपोजिशन जब वेन्यूज़ ढूंढ रही थी अपनी इस कॉन्फ्रेंस के लिए तो 3 मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर वो गए। वहाँ से इंतज़ामिया ने कोई ना कोई हीला बहाना बनाकर, कभी जो मैचेस हैं उनके सिलसिले में, कभी सिक्योरिटी मसाइल, तो उनको टालते रहे और फाइनली वो इस निजी होटल के ऊपर आकर इत्तफाक किए। लेकिन वहाँ पर भी फिर ये सीन हो गया जहाँ उनका इजाज़तनामे के ऊपर मसले मसाइल हो गए। हुआ क्या फिर आज जब ताले लगे हुए देखे अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, इत्तेहाद के मेंबरान हैं, उन्होंने तो वो ज़बरदस्ती अंदर हॉल में घुसे और लॉबी में ही उन्होंने फिर अपनी जो बाकी की कॉन्फ्रेंस थी उसका दूसरा रोज़ किया। उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ जिसको हम प्रोग्राम में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी जो सारा इक़दाम हुआ है इसके ऊपर अपोजिशन कहती है कि हुकूमत खौफज़दा है अपोजिशन के एक कॉन्फ्रेंस से या उनकी बातचीत करने से, या अगर कुछ लोग मिलके कुछ डिलिब्रेशन कर रहे हैं उससे। ये तो बड़ी मायूब बात है। क्या एग्जैक्टली कहा अपोजिशन के ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक मुख्तलिफ मेंबरान ने, ज़रा सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। आज इस वेन्यू पर जो हालात बनाए गए, यहाँ पर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को होने से जिस तरीके से रोका गया, अभी भी इस वक्त बाहर एफसी के दस्ते खड़े हैं, पुलिस की कंटिंजेंट मौजूद है और वो सिर्फ इन अहकामात को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने आए थे कि अपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसको किसी भी सूरत ना होने दिया जाए। कहने को हम एक जमहूरी मुल्क हैं, कहने को ये जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज जो हुकूमत संभाली हुई है, ओहदे संभाली हुई है, बात जमहूरियत की करते हैं, लेकिन अपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस से भी डरते हैं। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत कॉन्फ्रेंस होने नहीं देना चाहती, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया इससे मुतल्लिक, तो उन्होंने तो बड़ा खुशाइन करा दिया इस कॉन्फ्रेंस को। उनकी ज़बानी सुनिए वो क्या कहते हैं। अगर अपोजिशन की जमातों का कोई इत्तेहाद बनता है, आखिर उस इत्तेहाद के बनने के बाद उनका कोई एजेंडा होगा, उनका कोई लाहे अमल होगा, तो कम अज़ कम जब एक सियासी इत्तेहाद बनेगा उसकी सरबराही जो है वो शाहद खान अब्बासी साहब कर लें, मौलाना फजल रहमान साहब कर लें, महमूद खान अचकज़ई साहब कर लें, तो इन लोगों के उसके दरमियान होने से जो है वो सैनिटी प्रिवेल करेगी, हिकमत प्रिवेल करेगी, सियासी गुफ्तगू होगी। वो इत्तेहाद जो है वो उस इत्तेहाद से जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है उससे बैठ के गुफ्तगू कर सकेगा, डायलॉग हो सकेगा, उस डायलॉग के नतीजे में मामला जो हैं वो रिजॉल्व हो सकेंगे। ये जो है कि जी ना तो डायलॉग करना है, ना मीटिंग्स करनी है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, सर से कफन बांधना है, घर वालों को जनाजा पढ़ने की तलकीर करके नहीं, इससे तो कम अज़ कम जो है वो अफाका होगा ना। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल अमल है और अपोजिशन अगर कोई इत्तेहाद वजूद में लाती है और उसके बाद अपना एक लाहे अमल या एक एजेंडा फिक्स करती है तो उसके ऊपर हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करें। राना साहब ने आगे जाकर ये भी कहा कि अपोजिशन सच बोले, या अपोजिशन भी जानती है कि हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस से मना नहीं किया। बहरहाल 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़, किस मौक़िफ़ में वज़न है ये अपने तजियाकारों के सामने बुनियादी सवाल रखा है, बट डिस्कशन को और भी पहलुओं से हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमल सरफराज साहबा भी हमारे साथ हैं। शहजाद, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, एक तरफ तो हुकूमत खुशाइन करा दे रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि ये तो बेहतर है कि अगर डायलॉग होता है, अपोजिशन इत्तेहाद बनता है,
तो फिर ये जो रुकावटों की बातें आ रही हैं, कल भी हमने सुनी, आज तो अमली तौर पर उसको देखा, इसकी वजह क्या है और आप क्या समझते हैं? ये सब कुछ क्या कोई नतीजा खेज भी हो सकता है? वाकई में हुकूमत क्या खौफजदा है या सिस्टम खौफजदा है? बहुत शुक्रिया अलीना। या हुकूमत खौफजदा है, और अगर हुकूमत ये मानती है कि नहीं हम खौफजदा नहीं और हमने नहीं रोका, तो फिर कोई ना कोई साजिश कर रहा है इस ऑपोजिशन के अलायंस को या जो ये कॉन्फ्रेंस थी उसको और मजीद प्रमोट करने के लिए, उसको ज्यादा मकबूल बनाने के लिए। क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है जो बातें और हुई हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और जो एलामिया भी अब सामने आया है, उसमें कौन सी ऐसी नई बात है जो पीटीआई ने पहले नहीं की, JUIF ने पहले नहीं की, या खाकान अब्बासी साहब ने नहीं की, या दीगर जो अचकजई साहब हैं और लोग हैं उन्होंने पहले नहीं की है। रोजाना टीवी पे बैठ के ये बात करते हैं, रोजाना जब टीवी चैनल्स खड़े हो जाते हैं यही बात करते हैं। वही बात उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में कर लेनी थी तो क्या बड़ी क़यामत आ जाती हुकूमत के लिए। हुकूमत जो इस वक्त अपने आप को मजबूत से मजबूत तर कर रही है, कवानीन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो जो जुडिशरी में मामला हुए हैं उसके बाद भी उनको कोई खतरा नहीं है, पॉलिटिकल कोई इस वक्त थ्रेट नहीं नजर आ रही। तो अगर एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है खामोशी से तो मेरे ख्याल से इतना वावेला नहीं मचता। लेकिन क्योंकि पहले वेन्यू नहीं दिया गया, एक के बाद दूसरा होटल, फिर तीसरा होटल उनको चुनना पड़ा ऑपोजिशन को, और फिर इसके बाद आज जब एंटर ही नहीं होने दिया तो एक और ह्यू एंड क्राई मच गया। तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को तो फायदा ही हुआ है। ये अगर खामोशी से हो जाती शायद आज हम इस रिपोर्ट कार्ड में इस पे सवाल पे भी बात ना कर रहे होते, हो सकता है उसके एलामिया पे बात कर रहे होते। लेकिन आज बहस ये हो रही है कि क्या हुकूमत इतनी ज्यादा खौफजदा है कि वो एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही है। कल मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऑपोजिशन नाम ले रहे, किस ऑफिसर ने मना किया है। बड़ी मुझे लगता है कि बहुत ही इन्होंने अजीब सी बात की है। हुकूमत में वो है, बताना उनको चाहिए। फिर अताउल्लाह तारक साहब कह रहे हैं कि हमें बता देते हैं, हम हॉल बुक करवा देते हैं। तो 2-3 दिन से मीडिया पे ये चल ही रहा है, इनफैक्ट आज तो दूसरा दिन था। तो अगर आप हॉल बुक नहीं करवाने आ सके तो कम से कम ताले खुलवाने आ जाते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें हिकमत अमली क्या है। और ऐसे मुताबिक हमने इवेंट्स देखे हैं जो अपोजिशन करने जा रही होती है, और चाहे कोई जलसा हो और हमें पता होता है वन डे इवेंट होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हुकूमत उसको 15-20 दिन की जो हाइप देती है डिबेट करवा के, कभी कैंसिल कर रही है उनके नोटिफिकेशंस को, कभी मुसरत कर देती है इजाजत देने से उनको। तो मुझे एग्जैक्टली इनकी हिकमत अमली नहीं समझ आ रही है। जहां तक बात है राना सनाउल्लाह साहब की, अगर यही मामला है कि वो समझते हैं कि एक इत्तेहाद होगा जिसमें अगर फजल रहमान साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब जैसे लोग हैं, तो फिर पीटीआई फसादात की सियासत, जलाओ घेराव की सियासत नहीं कर सकेगी, उनके लिए भी स्पेस कर्टेल हो जाएगी। तो फिर बनने दे इत्तेहाद, फिर क्यों रोक रही है? ये तो अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोहरा मयार है। ऑन द फेस ऑफ इट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन हुकूमत ने रुकावटें तो खड़ी की हैं। और कल भी इससे मिला जुला टॉपिक था अलीना हमारा, उसमें हमने स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी पे बात की थी कि क्या उन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा किया, क्योंकि बिलावल साहब तो इसको डिनाई करते हैं। आज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो रेटिंग आई है उसमें अगर आपने देखा हो तो जमहूरियत में पाकिस्तान जो है वो 6 दर्जे मजीद नीचे गया है, और अब वर्स्ट जो टॉप 10 कंट्रीज है, वर्स्ट 10 कंट्रीज है, उसमें पाकिस्तान का शुमार होता है। इसी तरीके से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2024 का है उसमें 2 दर्जे पाकिस्तान नीचे गया है, 180 में से 192 नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें हम 135वें नंबर पे हैं, उसमें भी हम 2 दर्जे नीचे गए। और इसी तरीके से 6 दर्जे हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे गए। तो जो हुकूमत ये बातें कर रही है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है पिछले 1 साल में, चाहे वो डेवलपमेंट्स हो या माशी एतबार से हो, तो मेरे ख्याल से इसमें भी जवाब बनता है कि हर जो चीज़, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से मैटर करती हो, जमहूरियत इक़्तिदार से मैटर करती हो, क्या वजह है कि उसमें आप पाकिस्तान को मजीद नीचे लेके जा रहे हैं। ओके महमल, जलसे जुलूस जब होते हैं उसमें एक अलग माहौल होता है, चले उसमें सिक्योरिटी थ्रेट का कह भी सकते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस जिसमें एक हॉल के अंदर कुछ लीडरान तकरीर कर रहे हैं, इससे क्या कबाहत है, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है हुकूमत को, या क्या थ्रेट हो सकता है? देखिए रीना, बात यह है कि राना साहब ने वैसे तो इसको बड़ा खुशाइंद कहा, लेकिन हुकूमत के अपने एक्शन से हमें ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि ये ग्रैंड अलायंस बने ऑपोजिशन का। और जिस तरीके से हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की हैं, वो एक तरफ तो ये खौफ की जो बात हो रही है, जो ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत खौफजदा है, दूसरी तरफ जो चीज़ है वो ये भी है कि हुकूमत को जो एक ताकत का नशा है वो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको सर पे चढ़ गया। उनको लगता है कि जैसे वो किसी को आंसरेबल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी देखिए शहजाद ने जिस तरह बात की, एक
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स की, कि जिसमें उसमें हम गिरे हैं। फिर आप देखें फ्रीडम हाउस की भी जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी जो सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उसमें भी जो है हम नीचे गिरे हैं। तो आप इसी से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है जमहूरियत जो है वो जमहूरियत तो नहीं रही, वो तो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ हम जो है मूव कर रहे हैं। और इस तरीके की जब चीज़ें करती है हुकूमत तो बिल्कुल सवाल उठते भी हैं कि एक तरफ तो हुकूमत वैसे तो सिक्योर है, लगता भी ऐसे नहीं है कि उनको किसी चीज़ से ख़तरा है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरीके के इक़दाम लेती है कि यानी अगर कोई जलसा करना हो ऑपोजिशन ने, कोई इस तरह की गैदरिंग हो रही हो तो उसके ऊपर क्रैक डाउन, उससे पहले जो है इस तरीके की चीज़ें करना, फिर मीडिया के ऊपर जिस तरीके का क्रैक डाउन हो रहा है थ्रू ड्रैकोनियन लॉज, उसके अलावा जुडिशरी को जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ जो हमारे सामने है। तो इससे तो ये नज़र आ रहा है कि इस हाइब्रिड रजीम को जमहूरी इक़्तिदार के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो इस चीज़ को बार बार जो है यानी कि बेसिकली अथॉरिटेरियनिज्म को वो कोई बुरा नहीं समझते और इसी तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इनको इस तरीके की कुछ चीज़ें करनी चाहिए, देखें अलीना ये इनसिक्योरिटी क्यों है, मेरा सवाल बेसिकली ये था। मैं वही बात करने लगी कि देखिए ये वही जमातें हैं कि जब ये ऑपोजिशन के अंदर थी तो ये जमहूरियत की भी बात करती थी, ये फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करती थी, ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, लेकिन आज बिल्कुल एक उल्टा हिसाब हमें देखने को आ रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये शहजाद ने सही बात की कि एक ऑपोजिशन के ग्रैंड लाइन्स में शायद आज ये सवाल हो रहा होता कि क्या ये कामयाब होगा कि नहीं, क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इससे क्या होगा, हुकूमत को कोई खतरा है कि नहीं। लेकिन आज हम बात क्या कर रहे हैं कि हुकूमत क्यों खतरा महसूस कर रही है, क्यों पैनिक महसूस करें। जब इस तरीके की चीजें करेंगे, हाइप हुकूमत दे रही है इनको, उन्होंने खुद भी आप एफसी भेज दे, रेंजर्स भेज दिए, पुलिस आपसे भेज दी। मैंने याद है जब इनके मुज़ाकरात भी शुरू हुए थे तब आपकी खबर भी थी और आपने इस राय का भी इजहार किया कि कहीं ना कहीं हुकूमत में से भी एक एलिमेंट है जो चाहता है कि मुज़ाकरात हों या कहीं बैठें, जमहूरी कुव्वतों को स्पेस मिले दोबारा। तो इस तरह की चीज़ें करके या अगर कोई और करवा रहा है तो क्या हुकूमत का इतना भी से नहीं है कि वो इसके ऊपर अपना दे कैन पुट देयर फुट डाउन कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? लीना, पहली चीज़ तो ये कि जब ये बात भी की थी मैंने आपको बताया था कि एक दूसरा भी एलिमेंट है उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, दूसरा ग्रुप भी है जो कि हॉक्स का है, जो चाहते हैं कि डायलॉग ना हो, ये सक्सेसफुल ना हो। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि हुकूमत कह रही है कि हम नहीं करा रहे, तो हम नहीं करा रहे तो हाइब्रिड रजीम तो है ना, एक हाइब्रिड हुकूमत है, तो हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि ये कौन करा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और नाम तो हुकूमत का ही आने, आप फेस तो आप ही है ना इस हाइब्रिड का, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, हमसे हॉल ले ले, अगर आपसे हॉल ले ले तो फिर आप दे देते पीआईडी के अंदर कहीं और आप दे देते उनको। तो ये वाली बातें करना, ये मतलब बातें करना था ना। दूसरा अलीना, आप ये देखें कि सीन क्या था उधर के, जो आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, आसमा जहांगीर साहबा जो कि सारी जिंदगी ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार रही, जमहूरियत के अलमबरदार रही, उन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाई, वो एक यानी कि मुजाहमती सियासत करने वाली सारा कुछ, और उनके ही नाम पे जो ऑडिटोरियम उसको ताले लगा दिए गए और फिर जो अपोजिशन पार्टीज को उस होटल की लॉबी के अंदर ये सारा कुछ करना पड़े। ये तो हाल है इस हुकूमत का, जो ट्रिब्यूट देती है एक तरफ आसमा जहांगीर साहब को, जो राणा साहब ने भट्टी साहब ने बात की है, आप इससे क्या तज्जिया करते हैं? क्या वो ये इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने जानबूझकर ये सारा सिनेरियो किया है या सीन क्रिएट किया है कि कहीं हाइप मिले थोड़ी सी उनके इत्तेहाद को या कहीं अटेंशन मिले इत्तेहाद को? मैडम शेख इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। और एक और शेर है जो बड़ा फिट आता है आज के, बल्कि 77 सालों में यही शेर फिट आता रहा है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। मैडम शेख, जब हुकूमत हवा के घोड़े पर होती है, जब हुकूमत ताकत में होती है, जब हुकूमत खुद को अक्ले कुल समझती है, तब हुकूमत चमुखी लड़ाइयाँ लड़ने शुरू कर देती है, तब हर फ्रंट खोल लेती है हुकूमत और हर फैसला ताकत से करती है। और फिर यही गलतियाँ, यही पॉलिसी, यही हिकमत अमली ब्लंडर्स में बदलती हैं और हुकूमतों का जवाल शुरू हो जाता है। मैडम शेख, इस्लामाबाद के एक होटल के एक हाल में चंद सौ अफराद की कॉन्फ्रेंस, क्या ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी थी? क्या ये VPN की तरह गैर शरई इज्तिमा था? क्या ये एक्स की तरह मुल्क दुश्मनों का इकट्ठ था कि हम इसे बंद ही कर दें?
हाल बंद कर दें, ताले लगा दें? क्या इससे मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ रही थी? क्या इससे चैम्पियंस ट्रॉफी पर हर्ज हो रहा था, या यूई के वलीअहद के आने का कोई ऐसा उसमें गड़बड़ का इम्कान था? क्या इन चंद सौ अफराद ने सड़कें बंद कर की थीं, शाहराएँ बंद की थीं, रेड जोन की तरफ मार्च किया था, पार्लियामेंट पर हमला करने जा रहे थे, या कहीं ये डी चौक पर आकर बैठ गए थे? मैडम शेख, हुकूमत इस वक्त जो शहबाज हुकूमत है, आसफ अली जरदारी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसको ये सारा उठाना पड़ेगा। अब कोई नहीं मानेगा कि भाई हम तो बेबस थे, हम बेख्तियार थे। आज इमरान खान साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि मैं बेबस था, बेख्तियार था, कोई उनकी नहीं मान रहा, क्योंकि भाई उस वक्त आप वज़ीर आज़म थे, आप प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे थे, आप जो अपने फैसले करना चाहते थे वो कर लेते थे। तो ये अब लैम एक्सक्यूज़, ये जो दरमियानी रस्ते अब ये नहीं होने चाहिए। असल में बात मैडम शेख ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया मुहाज पर इत्मीनान है, पीका काला कानून के बाद सहाफ़ती मैदान पर इत्मीनान है, सहाफ़ती मुहाज पर इलेक्शन एक्ट तरमीमों के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला खू खाते चला गया है और धांधली ट्रिब्यूनल्स का पता नहीं क्या हुआ है। जलसा कानून साजियों के बाद कोई किसी की जुर्रत नहीं है कि बगैर पूछे हुकूमत से कोई जलसा करे। सियासी मुखालफीन दीवार के साथ हैं, और ये जो कर्जे मिल रहे हैं और कर्ज़ों की किस्त इस साल नहीं देंगे, अगले साल देंगे, इसको जो ये मुआशी इंडिकेटर्स कह रहे हैं और इसका जो ये वक्ती रिलीफ है, और ये जो इसको अब बढ़ा चढ़ा कर 60 सफ़ात पर 293 तस्वीरें मरियम नवाज़ की, और वो मरियम कप्तान और शहबाज उड़ान पाकिस्तान के इश्तिहार चल रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुकूमत इस वक्त समझती है कि पता नहीं उसने क्या तीर मार लिया। ठीक है, नहीं भाई नहीं, अभी फार्म 45 फार्म 47 का झगड़ा मौजूद है, अभी जजेस के खतूत उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, अभी पीका मामला खत्म नहीं हुआ, अभी 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा है। ये जो कह रहे हैं ना कि रावी चैन ही चैल दिख रहा है, और इसी वजह से मैडम शेख आप जरा इनका माइंड सेट देखें। अब जरा हम एंकर्स को देख लेते हैं, साफियों को देख लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? किस कोई घर में काम उसके हो गए, जाओ काम करो आपने। अरे केपी हाउस की तो 2012-14 में लीज मुकम्मल हो गई थी, खत्म हो गई थी, इसको सील कर दो। अरे पतन जो जिसने धांधली और जबर के 64 नए ज़राए रिपोर्ट छापी, ये तो 2019 से गैर कानूनी चल रही थी, ज़रा इसको भी सील कर दो। तो मैडम शेख, इनसे दरख्वास्त ये है कि भाईजान जाली मुकदमे, मन घड़त मुकदमे आपके सामने आएंगे मेरी हुकूमत साहबा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस आपका भी पामाल नहीं रहेगा। आखिरी 2 जुमले, और बुनियादी इंसानी हकूक वो भी आपको भुगतना पड़ेंगे। तो कहना यह है कि इख्तलाफ करना जुर्म ना बनाएं, सवाल उठाना जुर्म ना बनाएं, मुखालिफ राय को जुर्म ना बनाएं, और अपने लिए वो गड्ढे ना खोदें जिसमें आप कल खुद गिरेंगे। सर ये तो सही है, लेकिन जब ये कहती है हुकूमत, हालांकि किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है उनकी खामोशी या उनका किसी और पर ब्लेम डालना, बट ऑपोजिशन भी तो नाम नहीं ले रही ना खुल के। अगर वो समझते हैं कि किसी और के हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा है, तो नाम क्यों नहीं लेती ऑपोजिशन खुलकर? मैडम शेख, हुकूमत में कौन है? आज आप इमरान खान को मेरे सामने अभी आप दें कि जो कुछ इमरान खान के दौर में हुआ है वो इमरान खान ने नहीं किया, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आज पे आ जाते हैं। इशू ये है कि मैडम शेख हुकूमत कौन है? आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो के होते हुए भला किसी और पे ज्यादा जिम्मेदारी जमहूरी हुकूमत की? मज़र साहब देखिए, हमारे यहाँ ओवरऑल डेमोक्रेटिक डिक्लाइन है, और ये जमहूरी जवाल जो है ये बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। ना उनकी रस्म नहीं है, ना अपनी बात नहीं। ये जो सूरत हाल है आप देख लें, अदलिया का हाल देख लें, सियासत का हाल देख लें, पार्लियामेंट का हाल देख लें, मीडिया का हाल देख लें, ओवरऑल डेमोक्रेटिक डिक्लाइन नज़र आता है, डिक्टेटोरियल डेमोक्रेटिक ऑर्डर नज़र आ रहा है। जो आज जो अपोजिशन के कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, ये जिन लोगों ने किया, ये बराह रास्त हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना बिल्कुल गलत है, उन्हें अच्छी तरह पता है ये हुकूमत को किससे ख़तरा है, किन से ख़दशात हैं, ये बहुत वाज़ेह है इस चीज़ में।
वरना कोई ओवर इस पे करने की मुझे नहीं समझ में आता कि ये ना कोई रीज़न है, ना कोई एनओसी का मसला है। एक होटल है, होटल में जाके परमिशन ली, उन्होंने परमिशन दे दी, उसके बाद उस होटल को बंद कर देना, उधर कॉन्फ्रेंस ना होने देना, ये तो मुशर्रफ के पीरियड में भी नहीं था। ये जो सूरत हाल इस वक्त शहबाज हुकूमत ने अपनाई हुई है, ये तो हमने उस डिक्टेटोरियल रिजीम में भी नहीं देखा। जिस तरह का मीडिया का गला घोटा जा रहा है, इस तरह पहले कभी भी नहीं इस तरीके से सूरत हाल देखी। और आप तो मुख्तलिफ थे, जिस तरह हम इमरान खान साहब से कहते थे कि आप तो तब्दीली का नारा लगा के आए थे, लेकिन आपने उन्हीं रवायात को, तो इन्होंने तो उससे बदतर रवायात कायम कर रही है मौजूदा हुकूमत। ये इतना काबिल मजम्मत है अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस ना करने देना। आपने 26 नवंबर का जवाब पेश किया कि ठीक है जी, इस्लामाबाद पे यलगार हो रही थी, हमने उसको रोका। आपने और बहुत से वाक़यात का, यहाँ क्या रीज़न है? कोई एक रीज़न बता दें, ठीक है, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई, परमिशन नहीं दी गई उसमें। और देखें, जर्नलिज्म जो है, ख़बर जो है, वो अनयूजुअल इवेंट का नाम होती है। एक नॉर्मल इवेंट होता, एक नॉर्मल आके वो मीडिया से टॉक कर लेते, प्रेस रिलीज़ जारी हो जाती, ख़त्म होती। आपने ये जो एक्टिविटीज़ की, जैसे कल कराची प्रेस क्लब में एक बलोच ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो जुलूस था, सही है, वो जुलूस जाता, वहाँ अपनी तकरीर करता, ख़त्म हो जाता। लेकिन पूरा इलाका घेर कर, टेयर गैसिंग करके, लाठी चार्ज करके आपने एक बड़ी खबर बनवा दी। एक नॉर्मल न्यूज़ से आपने ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनवा दी। ये माइंडसेट है, ये हमारी हुकूमत का, हमारी ब्यूरोक्रेट्स का, हमारी सिविल सर्विस का, ये एक वो माइंडसेट है जो साल से चला आ रहा है कि जी इस तरह हैंडल कर लो, पूरा रास्ते कॉर्डन ऑफ कर दो। हैंडल नहीं बल्कि मिस हैंडल हो जाता है इशू, जाहिर है खबर बन जाती है ना, एक बड़ी खबर बना देते हैं ना। इसमें इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कल वो जो हुआ, और इससे हुकूमत को जर्रा बराबर फायदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है शहजाद। अलीना, कभी आपने बत्तख को स्विम करते हुए देखा है? सेल जो डक्स होती है ना, बज़ाहिर वो आपको नजर आएंगे कि बड़े स्मूथली पानी पे सेल कर रही होती है, स्विम कर रही होती है, लेकिन नीचे उनके पांव बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं, एक हलचल मची हुई होती है पानी के नीचे। तो आपको लग रहा होता है बड़े इत्मीनान से वो स्विम कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे होते हैं नीचे। आप हुकूमत से मिला रहे हैं। हुकूमत का भी ये हाल लगता है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि बड़े स्ट्रांग है, लेकिन अंदर कोई हलचल जरूर है इनके, जिस वजह से ये इस किस्म के इकदाम ले रहे हैं, वरना तो कोई और जरूरत नहीं होती, ना और कोई जस्टिफिकेशन है इसकी। ओके, वेरी वेल सेड एंड पुट। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारा पूरा पैनल इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करता है कि इस मामले के ऊपर राना साहब या हुकूमत जो जस्टिफिकेशंस दे रही है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, ख़ास तौर से एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत की तरफ से तावील आना। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आपके सवाल। आपने हमें भेजे यूट्यूब पे सवाल, तज्जियाकारों के सामने वो रखते हैं। मज़ा साहब, आपसे आलिया फैज़ सवाल कर रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में निज़ाम कैसे बेहतर होगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये जो जिस तरह पंजाब हुकूमत के हवाले से जो बात की जा रही है कि जी वो कानून बदल देते हैं, वो तरमीम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को एक पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक आइनी जिम्मेदारी है। देखिए, मैंने जिस तरीके से पहले भी मैं बात करता रहा हूँ कि जो बल्दियाती इदारे होते हैं वो दरअसल सियासत की नर्सरी होते हैं। बल्दियाती इदारों से लोग निकल के आते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, और बल्दियाती इदारों का ना होने की वजह से आप देख लें जो सूरत हाल पैदा होती है। अब कराची की मिसाल आपके सामने है कि न पानी है, न बिजली है, न गैस है, न सड़कें हैं। ये फिर आप किसको अकाउंटेबल, ज़ाहिर अल्टीमेटली वो फिर जिम्मेदारी हुकूमत की जाती है। तो बल्दियाती दायरे, कुछ चीज़ें आइन में बहुत वाज़ेह लिखी हुई हैं, उनमें से बल्दियाती इलेक्शन कराना। अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन अक्टूबर में होने थे, लेकिन अब हम फरवरी में आ गए और अभी भी नहीं लगता कि वो इलेक्शन कराने में वो हैं। तो बुनियादी तौर पे जो आइनी जिम्मेदारियां हैं, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, हर 3 महीने बाद होनी चाहिए। क्या फिर जो मीडिया वॉच डॉग है उसी की फिर जिम्मेदारी एंड में रह जाती है कि वो देखिए हमारा तो हमारी तो देखिए मीडिया का तो काम ये है ना कि हम उन चीज़ों की निशानदेही करें जो नहीं हो रही, जो होनी चाहिए, और वो हम करते रहते हैं। तो फिर कैसे हो बेहतरी? ये पूछा गया बेहतरी इसलिए जो है जोर दें, पब्लिक प्रेशर बनाएं इसमें, और मीडिया जो है इस चीज़ के बाकायदा कैंपेन चलानी चाहिए मीडिया को, जो है अदालतों
को की जिम्मेदारी है कि वो लाजिम करें। इस तरह आखिर मुल्क में जो जनरल इलेक्शन हुए हैं जी ये अल्टीमेटली अदलिया के ही कहने पर हुए हैं ना। 8 फरवरी का इलेक्शन किसने करवाया? बिल्कुल सही। अदलिया ने करवाया ना। बिल्कुल सही। लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन आला अदलिया को चाहिए कि स्ट्राइक डाउन करे, लाजिम करार दे इस चीज़ को कि करवाएं। आपने बल्दियाती ठीक इलेक्शन है। कराने हैं। इसी तरह चीज़ें बेहतर इस्लामाबाद में भी ऐसे ही हुआ था ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल भेजा गया है महमल सरफराज आपके लिए। आपसे सुमैया गफ़ार पूछ रही हैं कि सिंध हुकूमत कराची में डबल डेकर बस चलाने जा रही है। ख़राब सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने से पहले क्या सड़कों की बेहतरी तरजीह नहीं होनी चाहिए? देखिए सुमैया, बात ये है कि ये तो एक अच्छी चीज़ है कि सिंध हुकूमत जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रही है और डबल डेकर बसें हों, या बल्कि मेरे तो ख्याल में एक्चुअली अगर आप कराची के लोगों से बात करें तो वो तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ बसेस इन्वेस्ट होना आनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो ये बात आपकी ठीक है कि जी रोड्स भी ठीक होने चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, और हाँ सड़कें भी बेहतर करनी चाहिए, लेकिन अगर सड़कें सही नहीं भी हैं उनके ऊपर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलनी है ना, और अभी भी ट्रांसपोर्ट तो चल ही रही है, तो वो अगर कोई एडिशन हो रही तो वो तो एक अच्छी और खुशाइंद बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद जो सवालात भेजे गए उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। हम आपके सवालात डिस्कस कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपके लिए सवाल आया है हारून शाहिद साहब की जानिब से, और ये पूछा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन पर वज़रा से रिपोर्ट तलब हो रही है, क्या कोई खुद अपनी करप्शन का इतराफ़ करेगा? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आपकी नज़र लग गई, अब कोई मुझे दिल नहीं भेजता। और दूसरी बात मैडम शेख, सवाल पे आते हैं जी। और बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं हारून शाहिद साहब, जो आपका जिस तरफ ख्याल है, कौन इस मुल्क में किसी ने कहा है कि हाँ मैंने करप्शन की है? केपी में परवेज़ खटक दौर बेहतर था, उसके बाद आया महमूद खान दौर, उसमें सवा सत्यानाश हो गया, और अब इस दौर की बड़ी भयानक चीज़ें, खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। हारून शाहिद साहब, मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि करप्शन अली अमीन गंडापुर से ऊपर भी हो रही है, और ऊपर अली अमीन गंडापुर के कौन है? और इमरान खान डेफिनेटली नहीं है। इमरान खान ज़ाती तौर पर सब जानते हैं, लेकिन ऊपर कौन है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और मैडम शेख को भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हारून शाहिद साहब, आपको ही बताऊंगा किसी दिन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी रिसेंट पास्ट में केपी हाउस में 11 करोड़ इधर से उधर, और फलाना हाइडल प्रोजेक्ट में ये कर दो, और फलानी रिपोर्ट ये ले लो, और बिल्कुल सेम ऐसे ही, जैसे एक हिंट देता हूँ, जैसे साईं उस्मान बुज़दार के दौर में हुआ था पंजाब में, उसकी एक छोटा सा ट्रेलर चला केपी में, और उसी ट्रेलर को लेकर इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस करप्शन पर मुझे रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि जो मुखालिफ ग्रुप है, 2 ग्रुप हैं केपी में, उन्होंने इमरान खान को रिपोर्ट दी थी। और इमरान खान साहब को सुना जा रहा है कि इस बार मुंह पे तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन तहरीरी तौर पर सारी सूरत लगा की जाएगी। और उसके बाद देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। सर, लेकिन बुज़दार साईं तो साईं थे, उन बेचारों को कुछ पता भी नहीं था उनकी नाक के नीचे वो गोगी साहिबा और बाकी सब क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे गोगी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम शेख। हारून शाहिद साहब, सॉरी, ये मैडम शेख का मुझे ना, ये आपका अल्लाह का शुक्र है, इसका टाइम थोड़ा इस सवाल जवाब का, ये तो मैं नहीं जाने दूंगी कि करप्शन हो रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से भी ऊपर, गंडापुर साहब से ऊपर नीचे भी है, नीचे तो होगी, लेकिन गंडापुर साहब से ऊपर तो फिर खान साहब ही होते हैं ना। आपने हिंट भी नहीं दिया हमें कौन कौन नहीं। चलें जी, फिर आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करेंगे। अभी वाकई में भट्टी साहब को सेफ पैसेज इसलिए मिल गए क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। थैंक यू भट्टी साहब। अगला सवाल शहजाद साहब आपके लिए। शहजाद इकबाल साहब से पूछा गया है, फ़िरोज़ अली साहब ने सवाल, और ये पूछा है कि ये आपको पता है काबीना में तोसी हो रही है, तो मज़ीद वज़रा की काबीना में शमूलियत की क्या ज़रूरत कोई है? अलीना, मेरे पास अभी ये लिस्ट आई है जिसमें 12 इनफैक्ट नए वफाकी वजीर इंडक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा। 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 2 एडवाइजर, यानी कि 24 मजीद अरकान को ऐड किया जा रहा है काबीना में। अब जब ये हुकूमत आई थी और इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत के अखराजात कम करने हैं, हमें इदारे जो है वो जो डिवॉल्व हो चुके हैं वो बंद करने हैं,
हमें राइट साइजिंग करनी है। तो इस मौके पे जब आप अभी कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी अभी बहाल हुई है और अभी ग्रोथ की तरफ जाना है, तो क्या वजह है कि आप 24 अरकान को मजीद शामिल कर रहे हैं? और चले ये जो अरकान है इनकी सैलरी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एक तरफ, लेकिन जब ये अपने ओहदों पर बैठेंगे तो इनके नीचे पूरा स्टाफ भी होगा, तो यानी कि ये वजारतें, ये डिपार्टमेंट तो नहीं बंद हो रहे फिर। तो एक तरफ कहा जाता है कि हम अखराजात कम करेंगे, दूसरी तरफ 4, 5, 6 नहीं 24 मजीद अरकान को ऐड किया जा रहा है वफाकी काबीना में। मुझे तो इसकी कोई सेंस नहीं नजर आती। अच्छा शहजाद, ये 2-3 दिन पहले वजाहत दी गई कि जो वज़रा हैं उनमें से कोई भी अपनी तनख्वाह नहीं ले रहा या सरकारी खजाने के ऊपर बोझ नहीं बन रहा, ये किस हद तक जस्टिफाइड है? देखिए, मैंने कहा चले एक फर्द, अगर मुझे नहीं पता कितने ऐसे अरकान है जो नहीं ले रहे अपनी सैलरी, लेकिन एक वजीर की तनख्वाह या उसके प्रिविलेजेस तो कुछ लाखों में ही होंगे ना, लेकिन फिर पूरा स्टाफ तो काम कर रहा होगा, वो वजारत भी काम कर रही होगी। तो सवाल ये है कि 1 साल से आप इसी काबीना के तहत काम कर रहे हैं और आपने कुछ हद तक स्टेबलाइजेशन भी इकोनॉमी में लेकर आए। क्या हुकूमत ये कह रही है कि 1 साल में हम कारकर्दगी नहीं दिखा सके क्योंकि हम शॉर्ट ऑफ मिनिस्टर्स थे और इसलिए 24 ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जो इश्तिहारात आ रहे हैं उसमें तो ये नहीं लगता, उसमें तो हुकूमत कह रही है कि हमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो अगर आपने इतना अच्छा काम किया है तो जरूरत क्यों 24 वज़रा के बगैर किया है, तो इन 24 वज़रा को ऐड करने की जरूरत क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो आप ये कहें कि हाँ हम काम नहीं कर सके क्योंकि हमें मजीद फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एडवाइजर्स की जरूरत है, तो फिर आप ऐड कर रहे हैं। जो नाम अभी आपके सामने है, शानदार किया है, बिल्कुल लेकिन लोग भी और ऐड कर रहे हैं। जो नाम आपके सामने, उससे आपको क्या रुझान लग रहा है? क्या ऐसा है कि किसी एडजस्टमेंट के लिए बस किया गया है, जैसे इत्तेहादियों को खुश करना या दीगर वजूहात, या फिर आपको लगता है कि कुछ और वजह हो सकती है? अलीना, ज्यादा लोग तो नून लीग के अपने हैं। अच्छा। कुछ सरप्राइजिंग नाम है, जैसे परवेज खटक का नाम है, उनको एडवाइजर बनाया गया है। अच्छा, इसमें एक खिच्ची साहब है जो कि हैं तो वैसे पीटीआई के इंडिपेंडेंट विहाड़ी से आई थिंक है, उनको जो है वफाकी वजीर बनाया गया है। तो कुछ लोगों को तो शायद एडजस्ट किया गया हो आउटसाइड पीएमएलएन, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनको, जिनको प्रमोट भी किया गया हो, जो नए इंडक्टीज हैं, वो तो पीएमएलएन के ही हैं। अच्छा, ये शहजाद, परवेज़ खटक साहब का नाम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन से पहले या जिस तरह से पीटीआई में टूट फूट हुई और उसके बाद बहुत इंकशाफात भी सामने आए, उसकी फैसिलिटेशन हो ये कहीं ना कहीं? देखिए, हो सकता है। अभी ये भी खबर आई थी कि वो शायद JUIF को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कोई इस बात की तस्दीक नहीं हुई। अब JUIF तो ऑपोजिशन में है, वो तो फिर वजीर नहीं बन सकते, तो इसका मतलब अगर वो आ रहे हैं काबीना में तो वो बात तो फिर शायद, वो खबर तो शायद फिर दुरुस्त नहीं है JUIF में शामिल होने वाली। लेकिन आपने देखा है जो भी छोटे मोटे इत्तेहादी थे, ये भी हो सकते थे अगर सीटें जीत जाते तो इनको भी कहीं अकोमोडेट किया जाता, जैसे जो है इस्तेकाम पार्टी को किया गया है, उनको भी किया गया है इसमें। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जगह तो उनकी बन जाती। ठीक है जी, हमारे पास आज वक्त इतना ही था। आप इसी तरह से हमें अपने सवालात भेजते रहिए। YouTube के ऊपर हमारी जो एपिसोड अपलोड होती है उसके नीचे जाएं, अपना सवाल टाइप करें, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।